नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आरएस टीवी विशेष। और विशेष में आज हम बात करेंगे विश्व पुस्तक मेले की। 14 फरवरी को शुरू हुए पुस्तक मेले में 1500 से ज्यादा प्रकाशन कंपनियां शिरकत कर रही हैं। 22 फरवरी तक चलने वाले पुस्तक मेले का फोकस कंट्री दक्षिण कोरिया है, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों के लेखन को बढ़ावा देने के लिए मेले का थीम रखा गया है सूर्योदय, पूर्वोत्तर भारत के उभरते हुए स्वर। आपको बताएंगे पुस्तक मेले के इतिहास के बारे में और यह भी दिखाएंगे कि कब अस्तित्व में आई मुद्रण कला। डालेंगे नजर प्रकाशन और बाजार की हालत पर। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष विश्व पुस्तक मेला। जी हां, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 फरवरी से शुरू विश्व पुस्तक मेला 22 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में फोकस कंट्री, जैसा कि हमने आपको बताया, दक्षिण कोरिया को बनाया गया है और इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के लेखन को बढ़ावा देने के लिए थीम सूर्योदय, पूर्वोत्तर भारत के उभरते स्वर रखा गया है। आइए देखते हैं कि इस बार के विश्व पुस्तक मेले में क्या कुछ और खास है। नौ दिनों तक चलने वाला विश्व पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में धूमधाम से चल रहा है। 22 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में देश और दुनिया की तमाम किताबों से रूबरू होने का लोगों के पास मौका है। पुस्तक मेले के उद्घाटन के मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ऐसे आयोजनों के प्रोत्साहन को लेकर गंभीर है। स्मृति ईरानी के मुताबिक मंत्रालय कोशिश करेगा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर मिले, ताकि पठन पाठन की दुनिया सचमुच अंतर्राष्ट्रीय हो सके। 5 लोगों की टीम, कुछ राष्ट्रों को हम चुनेंगे जहां पर हमारे राष्ट्र की जो कुछ ऐतिहासिक रूट्स हैं उसको ये लोग खुद ट्रैवल करके इसका अनुभव भी करेंगे और अपनी आप बीती को एक किताब के माध्यम से फिर राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। पुस्तक मेले में करीब 30 देशों के प्रकाशन हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग हॉल में लगे इन स्टॉल्स पर हर तरह के मिजाज की किताबें उपलब्ध है। देश में ई बुक के चलन के बाद किताबों के प्रति लोगों के घटते आकर्षण को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका प्रिंट बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। नए जनरेशन के लोग हैं, यंग अडल्ट वगैरह टेक्नोलॉजी के ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है, लेकिन पहले जो उछाल था वो थोड़ा कम हो गया अभी। ये तो हमारा आदत ऐसा है, जो एक नई चीज़ आता है उसके ऊपर ज़्यादा आकर्षण हो जाता है। पुस्तक मेले में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति से जुड़े दिलचस्प पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें न सिर्फ किताबों और प्रकाशन पर जोर है, बल्कि अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी इस थीम को उभारा जा रहा है। जितने भी लेखक है नॉर्थ ईस्ट का लैंग्वेज डिफरेंट, उनका ऑल डाइवर्स है। आप कहेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट, एक कहने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट को एक जोड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कल्चर है, लैंग्वेज है। हम कोशिश कर रहे हैं भाई उनको एक प्लेटफॉर्म में लाके हम उनको उनके लैंग्वेज को और आगे काम करें। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोग किताबों के इस मेले का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और अपनी मनचाही किताबों को एक छत के नीचे पाकर उनमें उत्साह भी है। पुस्तक मेले में न सिर्फ विमर्श और साहित्य की किताबें हैं, बल्कि बच्चों के लिए भी कई चमकीले और आकर्षक किताबों को जगह दी गई है। बच्चों के सेक्शन में भी बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे IMO की बुक्स है, साइंस की बुक्स है, बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छी लगी। तो आप आओगी फिर यहाँ पर? हर साल आऊंगी। देश में अलग अलग भाषाओं की किताबें कतार से लगी हैं, लिहाजा पाठक अपनी सुविधा के मुताबिक पसंदीदा हॉल में जाकर उन्हें देखने, पलटने और खरीदने में मशगूल हैं। हालांकि 14 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह और वैलेंटाइन डे की वजह से यहाँ उम्मीद से कम लोग आए और अगले दिन भारत पाकिस्तान के मैच का भी लोगों की संख्या पर असर पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे लोग परिवार सहित मेले में पहुंच रहे हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत में प्रकाशन का बाजार आशाओं से भरा हुआ है। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रकाशनों का दायरा भी बढ़ रहा है। देश में बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषाओं ने प्रकाशन बाजार को और ज्यादा मजबूती दी है। आलम यह है फिलहाल कि हर साल इसके राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है।
पाठकों को पुस्तक मेले में अपनी पसंद की किताब खरीदने का मौका तो मिलता है, लेकिन प्रकाशकों के लिहाज से ऐसे आयोजन बेहद फायदेमंद हैं। उन्हें एक साथ बड़ी तादाद में ग्राहक मिल जाते हैं। हफ्ते 10 दिन में वो जितना बेचते हैं, उतनी बिक्री के लिए उन्हें सामान्य दिनों में महीनों इंतजार करना पड़ता है। रीडर सिटीज में थोड़ा से कम होने के चांसेस हैं, तो अदरवाइज जो टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं रूरल में बढ़ रहा है, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। भारत में प्रकाशन उद्योग के बढ़ते दायरे की वजह यहाँ बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में इस वक्त 22 भाषाएं शामिल हैं। लिहाजा बाजार में छोटे शेयर के साथ ही सबने कुल राजस्व को बढ़ाया है। इसके बावजूद अंग्रेजी के बाजार के सामने ये अभी बौने साबित हो रहे हैं। हमारी अपनी पंजाबी जो है ना, वो हिंदी की अपेक्षा बहुत कम बिकती है, क्योंकि यहाँ जो पंजाबी रह रहे हैं उनके बच्चे भी जो है ना इंग्लिश में ज़्यादा बिलोंग करते हैं। भारतीय भाषाओं के प्रकाशन के विस्तार में धीमेपन की बड़ी वजह लोगों के भीतर अंग्रेजी सीखने की बढ़ती ललक है। बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग अंग्रेजी का दामन थामते हैं जो नए जमाने के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश में होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो भारत का प्रकाशन उद्योग इस वक्त तरक्की की राह पर है। फिक्की के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश का प्रकाशन उद्योग 12,000 करोड़ रुपए का है और हर साल इसमें 25% की वृद्धि हो रही है। कई विदेशी प्रकाशकों की भारतीय बाजार पर नजर है। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की तादाद इस वक्त इंग्लैंड की कुल आबादी से ज्यादा है। लिहाजा संभावना के लिहाज से यहाँ बड़ा बाजार खुला हुआ है। रोजगार का माध्यम अंग्रेजी होता जा रहा है। हिंदी पढ़ने वाले को ये लगता है कि यदि मैंने हिंदी पढ़ी तो मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बाकी ट्रेनिंग हो जितनी भी। भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर इस वक्त 16,000 से ज्यादा प्रकाशक हैं। इनमें छोटे मझोले प्रकाशकों की संख्या में भारी उछाल आया है। राजस्व में हो रही बढ़ोतरी के चलते दूसरे कारोबारों में शामिल लोग भी अब प्रकाशन में हाथ आजमाने उतर रहे हैं। स्मृति रस्तोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भारत में इंटरनेट के बढ़ते दखल का असर लोगों के पढ़ने की आदत पर भी पड़ा है। हर महीने अब हजारों किताबें ऑनलाइन मिल रही हैं और ब्लॉग्स, वेबसाइट्स के अलावा सोशल मीडिया ने भी पढ़ने के जो तौर तरीके थे उनमें बदलाव लाया है। लेकिन क्या इसका असर प्रिंट माध्यम पर भी पड़ा है? क्या किताबों की बिक्री इससे प्रभावित हुई है? जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पुस्तक मेले में घूमता युवाओं का ये समूह नए जमाने की अगुवाई करता है। ये दौर इन्हीं लोगों का है। जाहिर है अपनी पसंद और सहूलियत के हिसाब से वो पढ़ने का माध्यम भी चुनते हैं। पुस्तक मेले में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों के इन बड़े बड़े स्टॉल को देखिए। ये बदले जमाने की तस्वीरें हैं। ये बताते हैं कि पुस्तक मेले का मतलब सिर्फ मुद्रित सामग्रियां ही नहीं है, बल्कि इंटरनेट ने इसमें सेंध लगा दी है। बिल्कुल, पाठक को ऑनलाइन से किताबें मिल गई हैं तो पाठक कम आते हैं इधर। प्रकाशन बढ़ता जा रहा है, रीडर्स कम हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी वेब कंपनियां ई बुक रीडर को तेजी से लोकप्रिय बनाने की कवायद में जुटी हैं। फ्लिपकार्ट ने 70,000 ई बुक के साथ अपनी शुरुआत की थी और आज 5.5 लाख से ज्यादा किताबें ई बुक की श्रेणी में हैं, जबकि अमेज़न इंडिया के पास 20 लाख से भी ज्यादा इस तरह की किताबें हैं। इनमें कई किताबें तो सिर्फ ई बुक फॉर्मेट में ही उपलब्ध हैं। पिछले कुछ साल में ई बुक का चलन बेतरह बढ़ा है, लेकिन प्रिंट का बाजार फिर भी कायम है। एक चीज़ होती है ऑनलाइन चीज़ पढ़ने की, एक चीज़ होती है जब आप हाथ में लेके चीज़ पढ़ते हैं, उसका मज़ा और होता है। ठीक है, ये एक हॉबी की तरह है कि नहीं? कहने को तो आप आज के टाइम में किसी को ईमेल भेज सकते हैं, ये भेज सकते हैं, लेकिन जब हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है उसका एक पर्सनल टच होता है उसमें। मलयालम का किताब ई बुक है, तो हम मेरे ख्याल में ये दोनों कोई एक्सिस्ट होना चाहिए। एक किताब, एक कंटेंट जो है, अगर हो सकता है तो डिजिटल भी हो सके या प्रिंट भी हो सके। भारत में इंटरनेट का दखल बीते 1.5 दशक में लगातार बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 29 करोड़ 56 लाख इंटरनेट यूजर्स हैं। साल 2000 में ये आंकड़ा महज 54,98,000 था, यानी पिछले 15 साल में इसमें 60 गुनी बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है इंटरनेट ने अपने लिहाज से माध्यम को भी बदला है। प्रिंट सामग्री अब ऑनलाइन आ गई और किताबें ई बुक और स्मार्टफोन में सिमट गई हैं। accessibility problem, ऑनलाइन में accessibility कितने लोगों के पास है? हाउ मेनी पीपल हैव एन ऑनलाइन? नॉट मोर देन 10%।
तो व्हाट विल हैपन टू 90% विच इज एन एक्चुअल रीडर्स। तो देखिए ये परसेप्शन है, परसेप्शन के ऊपर नहीं चलता। लेकिन इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद प्रिंट का बाजार कम नहीं हुआ। छपने वाली किताबों, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती रही है। पुस्तक मेले में आने वाले प्रकाशनों की संख्या पर नजर दौड़ाएं तो इसमें बढ़ोतरी ही नजर आती है। लोग आ रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं। किताब को पढ़ना, उसके पन्नों को पलटना, उसकी खुशबू को सूंघना उस कागज़ की, और फिर कल्पना में खो जाना उसके साथ। और जब मन करे मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, कोई भी बच्चा पढ़ता है और पूरे 24 घंटे में वो कभी भी उसको निकाल करके फिर से पढ़ सकता है। बाजार पर प्रिंट की पकड़ कमजोर नहीं पड़ने की वजह भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर विश्व की औसत दर से भी कम है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 74% लोग साक्षर हैं। 10 साल पहले ये आंकड़ा महज 64% था, यानी एक दशक में 10% नए लोग साक्षर हुए हैं। साक्षरों का ये तबका किताबों की बाजार का उपभोक्ता है। विकसित देशों की तुलना में भारत के प्रिंट बाजार में आ रही उछाल की बड़ी वजह यही है। स्मृति रस्तोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे इतिहास में और बताएंगे कि भारत में मुद्रण दरअसल कब शुरू हुआ। देखते रहिए विशेष। सांप्रदायिकता के खिलाफ सरकार, धार्मिक कट्टरता नहीं होगी बर्दाश्त, प्रधानमंत्री का सख्त कार्रवाई का निर्देश। देखिए पहली खबर, सांप्रदायिकता पर सख्ती, आज रात 8 बजे। श्रीलंका से मजबूत होते रिश्ते, तमिलों के लिए भी अच्छे संकेत। देखिए देश देशांतर, सिरिसेना भारत में, आज रात 8:30 बजे। आप देख रहे हैं विशेष और आज बात हो रही है विश्व पुस्तक मेले की। साहित्य में इन दिनों जिस शब्द पर प्रकाशकों और साहित्यकारों का सबसे ज्यादा जोर होता है वो है बेस्ट सेलर। दूसरे शब्दों में कहें तो किताब के बेस्ट सेलर होने का मतलब उसकी सफलता का सर्टिफिकेट माना जाता है। लेकिन किसी किताब के बेस्ट सेलर होने के मायने और पैमानों पर मतभेद भी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 42 करोड़ से ज्यादा लोगों की मातृभाषा हिंदी है। एक अनुमान के मुताबिक हिंदी में ही हर साल 10,000 से ज्यादा नई किताबें छपती हैं। 1.25 अरब की आबादी में यह आंकड़ा बेहद मामूली लगता है, लेकिन पूरी दुनिया भारत को किताबों के बड़े बाजार के तौर पर देखती है। किताबों की अंधी दौड़ में हर तरह के साहित्यकारों का स्वागत रहता है, लेकिन चोटी पर पहुंचने का पैमाना 2 ही शब्दों पर टिका है, पॉपुलर और बेस्ट सेलर। सवाल ये है कि बेस्ट सेलर कौन है? क्या वो किताब जिसकी कम समय में हजारों प्रतियां बिक गई, जिससे प्रकाशक रातों रात करोड़ों कमाने में कामयाब हुआ, या वो किताब जो नुक्कड़ चौराहों और साहित्यिक गोष्ठियों में बहस, आलोचना या चिंतन का विषय रही? दरअसल देश में हर प्रकाशक की बेस्ट सेलर की परिभाषा अलग अलग है और इसी वजह से बेस्ट सेलर का कोई ठोस पैमाना नहीं है। बेस्ट सेलर मतलब हम 1 लाख बुक्स। जानकारों की माने तो भारत में लगभग 16,000 प्रकाशन संस्थान हैं। यहाँ हर साल लाखों किताबें छपती हैं, जिनमें 25% हिंदी, 20% अंग्रेजी और बाकी दूसरी भारतीय भाषाओं में होती हैं। अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है और यहाँ बुक इंडस्ट्री 10% हर साल की दर से बढ़ रही है। जाहिर है किताबों से कमाई और लोकप्रियता दोनों जुड़ी हैं। ऐसे में प्रकाशक बेस्ट सेलर के पैमाने अलग अलग और अपने अपने तरीके से गढ़ते हैं। कई किताबें ऐसी हैं जो हम लाखों की तादाद में बेच चुके हैं।
कई किताबें ऐसी हैं अगर उसमें जैसे सुमित सरकार की भी है, भारत का इतिहास है, रोमिला थापर है, ये किताबें हम 1 लाख से ऊपर की बेच चुके हैं। बेस्ट सेलर शब्द भारत में कब अवतरित हुआ, इसका कोई ठोस इतिहास नहीं है, लेकिन ये साफ है कि किताबों को ये तमगा देने की होड़ बाजार मार्केटिंग का एक हिस्सा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 20 से ज्यादा भाषाओं में किताबें प्रकाशित होती हैं और हर साल 90,000 किताबें प्रकाशित होती हैं, यानी रोज करीब 246 किताबें। किताबों के इतने बड़े बाजार में प्रकाशक बेस्ट सेलर का अपने लेखकों की प्रमाणिकता के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि बेस्ट सेलर क्या महज किताब की बिक्री और कमाई के आधार पर तय हो या अपनी साहित्यिक श्रेष्ठता के आधार पर। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। बीते 4 दशकों से नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कर रहा है। पूरी दुनिया में लेखकों, पाठकों और प्रकाशकों के बीच किताबों का यह मेला खासा मशहूर है। साल दर साल इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। किताबों की दुनिया, जिंदगी के फलसफों की दुनिया, सारी कायनात ही समाई है जैसे इन किताबों में। शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता। और पुस्तक मेले किताबों के इस विराट संसार को हमारे और भी करीब ले आते हैं, किसी रोचक किताब की तरह। दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले का इतिहास भी रोचक रहा है। इस बार मेले का 23वां संस्करण है। करीब 200 प्रकाशकों और 7,780 वर्ग मीटर की जगह दिल्ली के विंडसर प्लेस से 1972 में विश्व पुस्तक मेले के पहले संस्करण का आगाज हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इसका उद्घाटन किया था। 1972 में पहले संस्करण के 4 बरस बाद 1976 में प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का दूसरा आयोजन किया गया। तब से लेकर आज तक प्रगति मैदान में ही ये आयोजन होता है। 1976 के दूसरे संस्करण से लेकर 2012 में 20वें संस्करण तक ये मेला हर 2 साल में आयोजित किया जाता रहा। 2013 में 21वें विश्व पुस्तक मेले से इसको हर साल कराने का फैसला लिया गया, यानी तब से अब तक 2013 में 21वां, 2014 में 22वां और इस बरस 2015 में पुस्तक मेले का ये 23वां संस्करण है। आयोजन दर आयोजन इसमें भाग लेने वाले प्रकाशकों और इसके दायरे का भी विस्तार होता रहा। प्रगति मैदान में 1976 में 7,700 वर्ग मीटर दायरे में ये मेला लगा। 2013 में इसका दायरा बढ़कर 76,436 वर्ग मीटर हो गया। पहले संस्करण में जहां 200 प्रकाशकों ने हिस्सा लिया, वहीं इस बार 1500 से ज्यादा देश विदेश के प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। इस बरस विश्व पुस्तक मेले में पहली बार फोकस कंट्री का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। दक्षिण कोरिया इस बार की फोकस कंट्री है। मेले में 30 विदेशी प्रकाशकों में सबसे ज्यादा 5 प्रकाशक पाकिस्तान के हैं। लोगों में पढ़ने की रुचि जगाना, पाठकों तक विश्व साहित्य की बेहतरीन किताबों को पहुंचाने के साथ भारतीय किताबों को दुनिया भर में पहुंचाना विश्व पुस्तक मेले का मकसद रहा है। साथ ही ऐसे आयोजन लेखकों और प्रकाशकों को भी बढ़ावा देते हैं। इस मेले में चलने वाले तरह तरह के आयोजन, सेमिनार, परिचर्चाएं पाठकों के लिए अपने प्रिय लेखकों से उनके विचारों से रूबरू होने का मौका भी साबित होते हैं। यही वजह है कि हर बरस सभी को इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। जाहिर है, किताबों की सोहबत को पसंद करने वालों के लिए दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला एक मुकम्मल जगह है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। भारत में मुद्रण यानी प्रिंटिंग का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है।
प्रिंटिंग के आविष्कार से पहले सारी किताबें हाथ से ही लिखी जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे समय और मेहनत की बचत के लिए प्रिंटिंग मशीनें और टाइप मशीनों से काम लिया जाने लगा। आइए नजर डालते हैं मुद्रण के इतिहास पर। ये वो जमाना था जब दुनिया में हाथ से ही लिखा जाता था। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, लिहाजा समय और मेहनत को बचाने के लिए मुद्रण की शुरुआत हुई। इतिहासकारों के मुताबिक मुद्रण कला का प्रयोग पहली बार चीन में शुरू हुआ, जब 650 ईस्वी में भगवान बुद्ध की मूर्ति छापी गई। किताबों की बात करें तो चीन की सहस्त्रबुद्ध गुफाओं से डायमंड सूत्र नाम की मिली पुस्तक को ही संसार की पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता है। इसके बाद टाइप मशीन की खोज हुई, जिसे 1041 ईस्वी में पहली बार चीन के केपी शैंग ने बनाया। चीनी मिट्टी के बने ये टाइप अच्छी छपाई नहीं देते थे, इसीलिए शैंग ने टीन के टाइप बनाए। फिर वांगचांग ने 1314 ईस्वी में लकड़ी के टाइप बनाए, जो चीनी भाषा के लिए उपयुक्त थे। लेकिन वांगचांग द्वारा बनाए गए टाइप शब्दों के थे, वर्णों के नहीं, इसीलिए अलग अलग वर्णों के टाइप बनाने का श्रेय आखिरकार जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग को मिला। गुटेनबर्ग ने टाइपों का आविष्कार 1440 से 1450 के बीच में किया और 1456 ईस्वी में 42 लाइनों वाली बाइबल छापी। इस बाइबल को ही यूरोप की पहली मुद्रित पुस्तक माना जाता है। बाद में औद्योगिक क्रांति के बाद मुद्रण कला का निरंतर विकास होता चला गया। भारत की बात करें तो भारत में छपाई का इतिहास 1556 से शुरू होता है। भारत में पहली प्रेस 6 दिसंबर 1556 को आई। कहा जाता है कि ये प्रेस पुर्तगाल से ओबिसिनिया यानी वर्तमान इथियोपिया के लिए भेजी गई थी। किन्हीं वजहों से ये प्रेस ओबिसिनिया न जाकर गोवा में ही रह गई और सन 1557 में यहीं सेंट जेवियर ने डॉक्ट्रिना क्रिस्ताओ नाम की किताब छपवाई। इसके बाद भारत में मुद्रण कला का व्यापक विस्तार हुआ। बंगाल में सन 1778 में हुगली में बांग्ला भाषा का व्याकरण छपा। 1779 में देवनागरी लिपि में पहली किताब छपी, जिसका नाम था हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण। 1870 के दशक में कैलेंडर, किताबें और अन्य प्रकाशनों के लिए छपी हुई तस्वीरों की मांग बढ़ी। इस वजह से एक ही कागज पर छपाई की लोकप्रियता बढ़ी। आगे भारत में अनेक आर्ट स्टूडियो और छापेखाने तैयार हुए। कोलकाता के शोवा बाजार और चितपुर बटताला को 19वीं शताब्दी का अहम छपाई केंद्र माना जाता है। मुंशी नवल किशोर ने 1858 में लखनऊ में नवल किशोर प्रेस और बुक डिपो की स्थापना की। इसे एशिया में सबसे पुराने छपाई और प्रकाशन प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता मिली और यहीं स्टोन ब्लॉक के साथ अखबार और किताबों की छपाई होने लगी। 1921 में शांति निकेतन में नंदलाल बोस ने कला भवन की स्थापना की और इसके साथ भारत में छपाई और लोकप्रिय हो गई। 1955 में कमल कृष्ण और देवयानी कृष्ण छापेखाने को दिल्ली लेकर आए और छपाई को एक नई दिशा मिली। 1990 के दशक में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना के साथ ही प्रिंटिंग में नई क्रांति आई और आज प्रिंटिंग एक अत्याधुनिक, त्रुटिहीन और रफ्तार भरी शक्ल में हमारे बीच में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल आज विशेष में इतना ही। इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।